नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के माइनर पेपर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर का नाम है राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि अधिकार आधारित शासन। इसकी वन शॉट क्लास यानी कि एज यूजुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारी क्लास रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। बहुत छोटा-सा सिलेबस है और पूरे सिलेबस में जनरली राइट्स ही दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर का नाम ही क्या है, राइट्स बेस्ड गवर्नेंस। तो ऐसे-ऐसे राइट्स हैं जिनको आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी पढ़ा है, तो कुछ राइट्स आपके लिए नए हैं और कुछ आपने बहुत कुछ सुना ज़रूर है उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के साथ। पहली यूनिट में हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। मानव अधिकार का अर्थ क्या है? यानी ऐसे अधिकार जो हमें मानव होने के नाते प्रदान किए जाते हैं या हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। ये किसी बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वह किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, किसी भी देश का नागरिक हो, ह्यूमन राइट्स सबके लिए सार्वभौमिक प्रकार से एप्लीकेबल होते हैं। तो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल राइट्स टू विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। यानी कि मानव अधिकार वे मूल जन्मजात और सार्वभौमिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। These rights are essential for the dignity, freedom, equality and overall development of individuals। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और समग्र विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ह्यूमन राइट्स आर inalienable, which means they cannot be taken away, transferred or denied under any circumstances। यानी कि मानव अधिकार अविच्छेद्य होते हैं, अर्थात इन्हें छीना नहीं जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और इन्हें अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अविच्छेद्य होते हैं। फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि इनकी विशेषता क्या है मानव अधिकारों की। यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि सबसे अच्छी बात है कि ये सार्वभौमिक है, सभी मनुष्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर देश की बात करें कि यहाँ नहीं होंगे, ऐसा इनके साथ नहीं है। इनहेरेंट यानी कि जन्मजात है, जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इनएलिएनेबल यानी कि इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, अविच्छेद्य हैं। इन सॉरी इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट यानी कि अविभाज्य हैं, यानी कि इनको विभाजन नहीं किया जा सकता और परस्पर एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। एसेंशियल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी यानी कि मानव गरिमा और समानता के लिए आवश्यक है, तो ये इनकी क्या है, विशेषताएँ हैं। अब बात करते हैं राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। The right to health refers to the right of every individual to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health। यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जो अधिकार है कि वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च संभव स्तर का क्या ले सके, आनंद ले सके। यानी कि राइट टू हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हमें बीमार होने का अधिकार है, बीमार नहीं होने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। राइट टू हेल्थ का मतलब है कि यदि मानव बीमार होता है, यदि आप बीमार होते हो, तो आप वो जो इलाज है, वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उन तक आपकी क्या हो, पहुँच पहुँच का क्या आपके पास अधिकार हो। इट डज़ नॉट मीन द राइट टू बी हेल्दी, बट इट इंक्लूड्स एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, adequate nutrition, sanitation and healthy working conditions and a clean environment। यानी कि इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, बल्कि इसका मतलब स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और स्वच्छ वातावरण तक पहुँच रखने से है या पहुँच से है। यानी कि ये जो बातें हैं, ये हेल्दी ट्रेडिशन, हेल्दी ये सॉरी स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, इन सब तक क्या हो, पहुँच होना व्यक्ति का क्या है, राइट टू हेल्थ है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार का महत्व क्या है। एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डिग्निटी यानी कि मानव जीवन और उसकी गरिमा के लिए क्या है, आवश्यक है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। सपोर्ट्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यदि मनुष्य स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड सोशल इनजस्टिस, असमानता और सामाजिक अन्याय को क्या करता है, कम करता है। स्ट्रेंथन्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को क्या बनाता है, सुदृढ़ बनाता है।
अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड हेल्थ राइट मूवमेंट, यानी कि जो मानव अधिकार है और जो स्वास्थ्य अधिकार है, इनके जो आंदोलन है, उनका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, यानी कि मानव अधिकार आंदोलन का विकास। The human rights movement evolved gradually through historical struggles against oppression, injustice and inequality, यानी कि जो मानव अधिकार आंदोलन है, इसका जो विकास है वो उत्पीड़न, न्याय और असमानता के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्षों के माध्यम से हुआ है। Early roots can be traced to documents like the Magna Carta 1215, the American Declaration of Independence in 1776, and the French Declaration of the Rights of Man and Citizen in 1789। इसके जो प्रारंभिक स्रोत है वो हमें मैग्ना कार्टा में, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में और फ्रांसीसी मानव एवं नागरिक घोषणा, जो अधिकार घोषणा है, उनमें देखे जा सकते हैं। वहाँ पर इन मानवाधिकार आंदोलनों की क्या है, आपको बातें मिलेगी। आफ्टर द एट्रोसिटीज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, द ग्लोबल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर ए कॉन्फ्रेंसिव ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, के जो अत्याचार देखे, उसके बाद वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और उसके परिणाम स्वरूप यूएनए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड है, उसका क्या हुआ, स्थापना की गई और उसके चलते बहुत सारी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या किए गए, एस्टैब्लिश किए गए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ राइट्स मूवमेंट, यानी कि स्वास्थ्य अधिकार आंदोलन का विकास। The health rights movement emerged as part of the broader human rights discourse, यानी कि स्वास्थ्य अधिकार आंदोलन व्यापक मानव अधिकार विमर्श का एक भाग बनकर उभरा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस हाईलाइटेड द नीड फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी कि आज का बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण और खराब कार्य परिस्थितियों ने स्वास्थ्य संरक्षण की आवश्यकता को और उजागर किया है। यानी कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, मनुष्य को काम करना पड़ रहा है ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर उसके स्वास्थ्य पर भी क्या हो जाती है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। नालियों में घुसकर एकदम गंदी-गंदी जगहों पे काम करना उसकी मजबूरी है। तो इन सब बातों के चलते स्वास्थ्य संरक्षण की आवश्यकता को और भी ज़्यादा क्या हुआ है, बल मिला है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डब्ल्यूएचओ, इन 1948 marked a significant step recognizing health as a fundamental human right essential for peace and security, यानी कि वर्ष 1948 में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ने एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने स्वास्थ्य को शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करी। यानी कि डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना है वो इस अ, आंदोलन का एक बहुत ही बढ़िया स्टेप माना गया या बढ़िया स्टेप है। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यानी कि मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। From an international perspective, human rights are governed by a global institution, treaties and conventions, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मानव अधिकारों का जो संचालन है वो वैश्विक संस्थाओं, संधियों और अभिसमयों द्वारा किया जाता है। द यूनाइटेड नेशंस प्ले ए सेंट्रल रोल इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्धन को और संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाने का काम करता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है वो ऐसे कानून अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून है, ऐसे मानक स्टैंडर्ड तैयार करता है जिनका पालन देशों से अपेक्षित होता है। यानी कि जो अ, स्टैंडर्ड बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनको क्या करती है, फॉलो करना, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका काम होता है। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स के नाम पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूडीएचआर, यानी सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा, इसी से ही बात होती है। अब इसको समझते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूडीएचआर, was adopted by the United Nations General Assembly on 10th December 1948, यानी कि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा द्वारा अपनाया गया था और इसी दिन को आज भी हम मानव अधिकार दिवस के रूप में
मनाते हैं, यानी कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन जो महासभा है, असेंबली है, उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर यानी कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इट इज़ ए लैंडमार्क इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड, यानी कि यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो ऐसे मूल मानव अधिकारों को निर्धारित करता है जिनका विश्व स्तर पर संरक्षण किया जाना चाहिए। ऑल्दो नॉट लीगली बाइंडिंग, इट सर्व्स एज ए मोरल एंड लीगल फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स लॉज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी यद्यपि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह विश्व भर में मानव अधिकार कानूनों की नैतिक और कानूनी आधारशिला बनी है या आधारशिला है। बात करते हैं यूडीएचआर की विशेषता, यानी कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, इसमें 30 अनुच्छेदों से बनी है। अप्लाइज टू ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर लागू होता है। कवर्स सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करती है। इट एम्फसाइजेज डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, गरिमा, समानता और स्वतंत्रता पर बल देती है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का यह आधार प्रदान करती है। कौन? यूडीएचआर। तो 10 दिसंबर को जरूर नाम याद रखना, 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूडीएचआर। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड राइट बेस्ड अप्रोचेस। सेकंड यूनिट में हम सबसे पहले बात करते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। द राइट्स बेस्ड अप्रोच यानी कि आरबीए टू गवर्नेंस फोकसेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन्स एज राइट्स होल्डर एंड द स्टेट एज ए ड्यूटी बियरर, यानी कि अधिकार आधारित जो दृष्टिकोण है शासन की वह पद्धति है जिसमें नागरिकों को अधिकार धारक कहा जाता है और राज्य को कर्तव्य धारक कहा जाता है, यानी कि जो नागरिक है उनको अधिकार रहते हैं और राज्य को वह काम करना उसकी क्या है, ड्यूटी है। इस अप्रोच को कहते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच वेलफेयर स्कीम्स आर नॉट ट्रीटेड एज चैरिटी और बेनिफिट्स बट एज लीगल एंटाइटलमेंट्स, यानी कि इस दृष्टिकोण में जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आती है उनको दान या सहायता नहीं बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाता है, यानी कि कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने ये आपको एज दान के तौर पे या आपकी सहायता के लिए, बल्कि ये नागरिकों का क्या है, अधिकार है। इट एम्फसाइजेज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसमें जवाबदेहिता, पारदर्शिता, भागीदारी, समानता और भेदभाव रहित शासन पर बल दिया जाता है, यानी कि सभी नागरिक इक्वल है और सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंसी को बरत रही है। की फीचर्स ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या है। इट फोकसेस ऑन लीगल एंटाइटलमेंट्स, यानी कानूनी अधिकारों पर आधारित है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य या सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, यानी कि शासन में नागरिकों की भागीदारी को बताता है। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, सरकार की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता और भेदभाव रहित व्यवस्था की बात करता है या भेदभाव रहित व्यवस्था को बताता है। ये राइट बेस्ड अप्रोच की विशेषताएं हैं। अब बात कर लेते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आरटीआई, सूचना का अधिकार, यानी कि सरकार क्या कर रही है इस बात की हमें सूचना हो, या फिर जब नागरिक वह सूचना मांगे तो उसको तय समय में उसको वह जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि सूचना नागरिक का क्या है, अधिकार है। तो ये एक्ट आया था 2005 में जिसको हम आरटीआई एक्ट कहते हैं। आपने खूब कहा होगा, सुना होगा, आरटीआई लगा दे। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। द राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 एम्पावर्स सिटीजन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बाय मेकिंग
इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल टू दी पब्लिक, यानी कि इसका जो उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को क्या करता है, सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। और भारत में राष्ट्रीय सूचना दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है आरटीआई एक्ट के, यानी कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में पारदर्शिता लाना, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, टू रिड्यूस करप्शन यानी भ्रष्टाचार को कम करना, टू एम्पावर सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाना, और टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड टू द पीपुल, यानी लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन। इसलिए लोगों के पास सूचना का क्या है, अधिकार है। वह अपनी जो सूचना उसको चाहिए वह आपसे मांग सकता है और आपको उससे उपलब्ध करवानी होगी। तो ये डेमोक्रेसी को क्या करता है, मजबूत करता है। आरटीआई एज ए राइट्स बेस्ड लॉ, यानी कि आरटीआई का जो एक अधिकार है, अधिकार आधारित कानून के रूप में किस तरीके से है। द आरटीआई एक्ट ट्रांसफॉर्म्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इनटू अ लीगल राइट, मेकिंग द गवर्नमेंट आंसरेबल टू सिटीजन। आरटीआई अधिनियम सूचना तक पहुंच को एक कानूनी अधिकार बताता है जिससे सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनती है। It shifts governance from secrecy to openness, aligning welfare administration with a राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, यानी कि ये शासन को गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर लेके जाता है और कल्याण प्रशासन को अधिकार आधारित ढांचे से जोड़ता है। यानी कि सरकार चीजें गुप्त नहीं रख सकती, सरकार को ट्रांसपेरेंट करता है, सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाता है और लोगों तक सरकार का जो कल्याण प्रशासन है उसको लोगों के अधिकार के ऊपर आधारित ढांचे से क्या करता है, जोड़ता है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पावरफुल है वो कौन है, पीपल है, सिटीजन है। तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंस रहे और गवर्नमेंट ओपन रहे, इस बात के लिए आरटीआई एज ए अधिकार आधारित कानून के तौर पे देखा जाता है। अब बात करते हैं मनरेगा की, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005। अभी हाल ही में इसके नाम भी चेंज हो रहा है जिसके लिए बिल लाया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, नरेगा के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसमें पहले महात्मा गांधी वर्ड नहीं ऐड था। 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा है, यानी कि यहीं से था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या नाम जोड़ा गया, महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट करते हुए 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी इसमें नाम जोड़ा गया था। बात करते हैं मनरेगा एंड इनेक्टेड इन 2005, यानी कि मनरेगा जो अधिनियम है वो 2005 में अधिनियमित हुआ था। गारंटीज एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड वूज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यानी कि इस बात में देखो, इस लाइन में कई बातें निकल के आई है। मनरेगा एक्ट 2005 में अधिनियमित हुआ, 1 साल में 100 दिन कम से कम गारंटी का रोजगार देगा। और किसको देगा, वैसा एडल्ट यानी कि वयस्क हाउस होल्डर मेंबर जो जिसकी इच्छा है कौन सा काम करने के लिए, अनस्किल्ड और मैनुअली यानी कि हाथ से काम करना, अकुशल कार्यक्रम अकुशल कार्य करने के लिए जो जरूरतमंद है, उनको ये उनका ये अधिकार है कि वो सरकार से कम 100 दिन का रोजगार अधिकार स्वरूप प्राप्त करे। मनरेगा 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। इट एम्स टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना था या करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा, यानी कि मनरेगा के उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, सुरक्षा रोजगार सुरक्षा प्रदान करना, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी यानी कि ग्रामीण गरीबी को कम करना, प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन यानी कि मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकना, यानी कि जब आदमी के पास नौकरी नहीं होती या जॉब नहीं होता है या काम धंधा नहीं होता, गरीब होता है तो मजबूर हो जाता है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए, उसको रोकना। टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना। ये मनरेगा के क्या है, कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मनरेगा शुरू हुआ था। लेकिन हम बात करेंगे मनरेगा अधिकार कैसे है, यानी कि मनरेगा क्या करता है, 100 दिन की गारंटी का रोजगार प्रदान करता है 1 साल में। लेकिन ये जो गारंटी के रोजगार है, यानी कि ये मनरेगा में जो रोजगार की गारंटी है, ये अधिकार के तौर पे है,
नागरिक के, यानी कि यदि आप इच्छुक हो ऐसा काम करने के लिए, अनस्किल्ड काम करने के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद लगभग 2 हफ्ते में आपको आपकी पंचायत है, आपको मनरेगा में जो काम है वो प्रोवाइड करवाएगी। यदि नहीं करवा पाती है तो आपको बेरोज़गारी भत्ता भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक अधिकार है कि आपको कम से कम 100 दिन का क्या मिले, रोज़गार मिले। मनरेगा is a landmark rights-based welfare scheme because employment is a legal entitlement, not a discretionary benefit। यानी कि मनरेगा एक ऐतिहासिक अधिकार आधारित कल्याणकारी योजना है क्योंकि इसमें रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया है, ना कि सरकार की इच्छा पर निर्भर सहायता। यानी कि सरकार की इच्छा तो आपकी हेल्प कर दी, नहीं, ये एक कानूनी अधिकार के तौर पे है कि आपके पास अधिकार है कि आपको रोजगार मिले। Citizens can demand work and failure to provide employment attracts unemployment allowances। यानी कि स जो सिटीज़न है वो यदि काम माँगते हैं और उनको काम नहीं मिल पाता है तो बेरोज़गारी भत्ता का भी इसमें क्या है, प्रावधान है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान है, लेकिन एक अधिकार आधारित है, उसमें इतनी बातें इनफ है। अब बात करते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसको हम शॉर्ट में आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कि 2009 में इनेक्टेड हुआ था। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 16 टू 14 ईयर्स। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। यानी कि बच्चों का अधिकार है उन्हें शिक्षा प्राप्त हो। इट मैंडेट्स द स्टेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। यह राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपता है। यानी राज्य सरकार की ये दायित्व है कि वह इस एज ग्रुप के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीई एक्ट यानी कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है, शिक्षा की जो पहुंच है वो सब तक है। टू रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट्स यानी कि स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है या दर है उसको क्या करना, कम करना। टू प्रमोट इक्वलिटी इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना। टू एंश्योर क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना। टू स्ट्रेंथन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास को सुदृढ़ करना। ये सारे आरटीई अधिनियम क्या है, उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं आरटीई एज ए राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क यानी कि जो आरटीई अधिनियम है वह एक अधिकार आधारित ढांचे के रूप में किस प्रकार है। The RTE Act treats education as a legal right rather than a welfare service। यानी जो आरटीई अधिनियम है वो शिक्षा को कल्याणकारी सेवा के बजाय एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है, इसलिए अधिकार आधारित ढांचे का अधिनियम है। इट एस्टैब्लिश क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्टेट स्कूल्स एंड पेरेंट्स रेनफोर्सिंग द राइट्स बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। यह राज्य विद्यालय और अभिभावकों की स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करता है, जिससे अधिकार आधारित शासन मॉडल को क्या मिलता है, मजबूती मिलती है या मजबूत करता है। दैट्स वाई ये क्या है, एक राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क का अधिनियम है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड चाइल्ड राइट्स कमीशन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। यानी कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, सॉरी वैधानिक संस्था है, जो देश में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या है, उत्तरदायी है और उनका संरक्षण और को ये देखती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ NHRC यानी कि NHRC के राष्ट्रीय मानव अधिकार कार्य क्या है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी कि जो मानव अधिकार है उनके उल्लंघनों की जो शिकायतें प्राप्ति होती है उनकी जांच करना। टू रिव्यू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के निहित
सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा करना इसका कार्य है। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस या मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज यानी कि राष्ट्रीय सॉरी मानव मानव अधिकार मामलों पर सरकार को सलाह देना इसका कार्य है। टू एनकरेज रिसर्च एंड एजुकेशन इन ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहित करना आदि एनएचआरसी के क्या है कार्य है। अब जैसे स्टेट नेशनल लेवल पर एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम करता है, उसी हिसाब से हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी स्टेब्लिश किया गया है, जिसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एसएचआरसी कहा जाता है, राज्य मानव अधिकार आयोग कहा जाता है। The State Human Rights Commission is a statutory body established at the state level under the Protection of Human Rights Act 1993। राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राज्य स्तर पर स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इट फंक्शंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट यानी कि इसका जो कार्य है वो अपने संबंधित राज्य में मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना है। यानी कि जो कार्य नेशनल लेवल पर एनएचआरसी करता है वो कार्य स्टेट लेवल पे एसएचआरसी करता है। तो इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कार्य की। टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एट स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच करना। टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉज यानी कि मानव अधिकार कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। टू रिव्यू कंडीशंस ऑन ऑफ डिटेंशन सेंटर्स यानी कि जो अवरोध केंद्र है उनकी परिस्थितियों की समीक्षा करना। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स लिटरेसी मानव अधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना। एंड टू रिकमेंड करेक्टिव मेजर्स टू स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को सुधारात्मक उपाय सुझाना ऑन मानव अधिकार यानी कि ऑन ह्यूमन राइट्स पे उनके क्या उपाय होने चाहिए या क्या उपाय है, इस तरह की एडवाइस राज्य सरकार को देने का कार्य भी एसएचआरसी करता है। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग। The National Commission for Women was established in 1992 under the National Commission for Women Act 1990। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी। इट वर्क्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वीमेन इन इंडिया यानी कि यह भारत में महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने वाला आयोग है। फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू यानी एनसीडब्ल्यू क्या कार्य करता है। टू एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वीमेन यानी कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना इसका कार्य है। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वीमेंस राइट यानी कि महिलाओं से संबंधित जो शिकायतें प्राप्त होती है, जो महिलाओं के अधिकार है उनसे संबंधित जो शिकायतें प्राप्त होती है उनकी जांच करना इसका कार्य है। टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन वीमेंस सेंट्रिक पॉलिसी यानी कि महिला केंद्रित नीतियों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। एंड टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका कार्य है। एंड टू रिकमेंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म यानी कि विधानिक या विधायी सुधारों की ये क्या करता है सिफारिश करता है जो कि विमेन राइट्स के मामले होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो ये कुछ राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं बाल अधिकार आयोग की यानी कि चाइल्ड राइट्स कमीशन। The National Commission for Protection of Child Rights यानी NCPCR was established under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। It ensures that all laws, policies, and programs are in conformity with child rights as defined in the Constitution and international conventions। यानी कि यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि जो सभी कानून है, नीतियां है और जो कार्यक्रम है वो संविधान में एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों में परिभाषित बाल अधिकारों के अनुरूप है या नहीं है। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई है उनके तहत जो भी जो कानून बनते हैं, नीतियां बनती है, कार्यक्रम बनते हैं किसके रिगार्डिंग, चाइल्ड्स के रिगार्डिंग। तो वह ये जो कमीशन है चाइल्ड राइट कमीशन वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि ये जो कार्य है, नीतियां है, कानून है, क्या यह उन संविधान और संधियों के अनुसार है या नहीं है, इनको भी देखने का कार्य ये आयोग करता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके कार्य की क्या फंक्शंस है चाइल्ड राइट कमीशन के। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट चाइल्ड राइट्स यानी कि बाल अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है।
टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड रिलेटेड लॉज यानी कि बाल संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी का कार्य करता है। टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड राइट्स वायलेशन यानी कि बाल अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित जो शिकायतें प्राप्त होती है उसका निपटारा करता है, उसको एड्रेस करता है। टू रिव्यू सेफगार्ड्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है। एंड लास्ट टू प्रमोट चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज यानी कि बाल कल्याण नीतियों को ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन? बाल अधिकार आयोग। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म्स फॉर राइट बेस्ड गवर्नेंस। फोर्थ यूनिट में हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। The National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes is a constitutional body established to safeguard the rights and interest of scheduled caste and scheduled tribes यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है वह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए की गई है। It works to prevent discrimination and ensure social justice and equality for these historically marginalized communities यानी कि यह ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव की रोकथाम को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। यानी कि जो एससी और एसटी जो नेशनल कमीशन है वो ऐसे वर्ग जो वंचित रहे हैं समाज की मुख्य धारा से या यूँ कहे जो वंचित वर्ग है उनको समाज में मुख्य धारा में लाना, समानता और सामाजिक न्याय और भेदभाव की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है या वह ये काम करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी यानी कि एससी और एसटी आयोग के कार्य क्या है? टू मॉनिटर सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जांच करना। टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन वेलफेयर पॉलिसीज यानी कि कल्याणकारी नीतियों पर सरकार को सलाह देना। टू इवेल्युएट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना। टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑन टू द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये सारे एससी एसटी आयोग के क्या है? प्रमुख कार्य हैं। बात करते हैं द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 यानी कि फॉरेस्ट सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी कि वन अधिकार अधिनियम जिसको एफआरए भी कहा जाता है। द एफआरए एक्ट 2006 recognizes the forest and land rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in forest for generation यानी कि वन अधिकार जो अधिनियम 2006 है वो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन एवं भूमि अधिकारों को मान्यता देता है जो कि पीढ़ियों से कहाँ निवास कर रहे हैं? जंगलों में निवास कर रहे हैं। द एक्ट एम्स टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेज कॉज्ड बाय कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ यानी कि इस अधिनियम का उद्देश्य है जो औपनिवेशिक वन कानून आए थे उनके कारण जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको सुधारना इस कानून का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो जंगलों में रहती है जनजातियाँ और जो पारंपरिक लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको यह कानून अधिकार प्रदान करता है कि ये वन आपका है या यूँ कहें इस वन की जो भूमि है, उनमें आपकी अधिकारिता है, ऐसी बात नहीं है। और जो औपनिवेशिक काल है, जो ब्रिटिश हुकूमत आई थी, उसमें जो अन्याय हुआ है, उसको भी रिमूव करना इसका क्या है? एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी कि वन अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या है? क्यों आया ये? टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट लैंड राइट्स यानी कि वन भूमि अधिकारों को मान्यता देना। टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी यानी कि आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना क्योंकि जो वन में निवास करते हैं उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है वो क्या है? वो जंगल ही है। तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी को ये एंश्योर करता है। टू प्रमोट कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी से संरक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि आजीविका चलाने के लिए वनों को काट भी रहे हैं। तो सामुदायिक भागीदारी बढ़ाकर हमें ये अधिकार है सॉरी ये जो एक्ट है वो उस वन को क्या करता है? संरक्षित करने को भी बढ़ावा देता है। तो एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज और जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाता है। टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस यानी कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको दूर करने का भी यह क्या करता है? इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम एक अधिकार आधारित कानून के रूप में यानी कि ये जो फेरा है फॉरेस्ट राइट एक्ट है
वो राइट्स बेस्ड लॉ कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज ए राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन एट इट ट्रांसफॉर्म्स फॉरेस्ट एक्सेस इनटू लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन। यानी कि वन अधिकार अधिनियम एक अधिकार आधारित कानून है क्योंकि यह वन संसाधनों तक पहुंच को प्रशासनिक अनुमति के बजाय कानूनी अधिकार में परिवर्तित करता है। यानी कि जो जंगल में रहते हैं लोग, उनकी वन तक पहुंच होना उनका अधिकार है, ना कि प्रशासन उसको ये परमिट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यानी कि अधिकार लाकर सरकार ये नहीं जता रही कि हमने आपको ये परमिशन दी है कि आप जंगलों तक पहुंच बना सकते हो, नहीं। ये उनका अधिकार है कि उनकी पहुंच किस तक है, जंगलों तक है। इसलिए ये क्या है, एक राइट्स बेस्ड लॉ है। इट स्ट्रेंथ्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड कम्युनिटी कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। यह सहभागी शासन और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण को मजबूत करने का काम करता है। बात करते हैं रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि अधिकार आधारित जो शासन है उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो समझ लेते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग राइट्स बेस्ड गवर्नेंस बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, safeguarding fundamental rights and ensuring accountability of the executive and legislature। यानी न्यायपालिका संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा और कार्यपालिका एवं विधायिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करके अधिकार आधारित शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन इंडिया। यानी कि न्यायिक सक्रियता ने भारत में अधिकारों के दायरों को विस्तार किया है या अधिकारों के दायरों को और बढ़ाया है। क्या है मेन रोल, क्या है जुडिशरी, क्या यानी कि प्रमुख भूमिकाएं क्या निभाती है उसको समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण है कौन, न्यायपालिका। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, कानूनों और नीतियों की न्यायिक समीक्षा करने का काम करती है न्यायपालिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल यानी कि जनहित याचिकाओं का उपयोग करती है न्यायपालिका। एक्सपेंशन ऑफ राइट्स थ्रू इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या के माध्यम से अधिकारों का विस्तार करने का काम भी है या इसमें भी इसकी भूमिका है। और एंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि के शासन को सुनिश्चित करता है कि यानी कि जो शासन हो रहा है क्या विधि सम्मत है, यानी कि जो कानून है वो कानून की नज़र में एकदम सही हो रहा है या ऐसा तो नहीं है कि ये विधि के खिलाफ जा रहा है। इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम करती है न्यायपालिका। अब हम बात करते हैं जुडिशरी एंड राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि न्यायपालिका और अधिकार आधारित शासन। Through landmark judgments, the judiciary has strengths a right-based governance by linking welfare with enforceable rights such as the right to life, dignity, health, education, and environment under the Article 21 of the Constitution। यानी कि महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने कल्याण को परिवर्तनीय अधिकारों से जोड़कर अधिकार आधारित शासन को मजबूत किया है। जैसे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन, गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण आदि का अधिकार, ये हमें किसके द्वारा मिला है, महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से मिला है जो कि जुडिशरी के द्वारा ही किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार आधारित शासन में न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है और न्यायपालिका ही अधिकार यानी कि जो राइट्स बेस्ड गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा क्या करती है, मजबूत करने का काम करती है। अब बात करेंगे इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की, जो कि जल्दी ही हमारे प्लेलिस्ट में यानी कि आपकी सेमेस्टर 5 की प्लेलिस्ट में हम अपलोड कर देंगे। यदि आप ये क्लास लेट देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट पे जाके ध्यान देना चाहिए, अपलोड हो चुकी है। और यदि आप ताज़ा-ताज़ा देख रहे हो तो हम जल्दी ही वो क्लास भी अपलोड कर देंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे ही आप संपर्क करें, कॉल वगैरह आप ना करें, व्हाट्सएप पे आप करेंगे। हम आपके लिए आपकी हर क्वेरी का वेलकम करते हैं, आपकी हर क्वेरी का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के जहाँ पर आप करियर रेज़ोनेस को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे विथ योर करियर रेज़ोनेस। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन क्लास में। धन्यवाद।